सो स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 11 का, जो कि दिया था 1 वीक चैलेंज में। ठीक है, इसमें एक बीड है P और A पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है। यहाँ से एक नेल है, इस नेल से एक स्ट्रिंग A पॉइंट से होते हुए आती है, इस बीड के अंदर में घुसती है और फिर इधर से निकलती है ऊपर से, और फिर पुली C के ऊपर से जाके और फिर B के ऊपर से जाके इस तरह से रैप अराउंड होके इसी बीड के साथ हमने बाहर से ऐसे कनेक्ट कर दिया। इस तरह का कनेक्शन है। इनिशियली ये बीड रेस्ट पे, और ये वाली लाइन CP लाइन जो है वर्टिकल लाइन है, और ये वाले स्ट्रिंग्स और ये वाले स्ट्रिंग्स का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंड बीटा गिवन है क्वेश्चन में। बताना है जस्ट इस टाइम पे अज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ द बीट टू बी ज़ीरो, मतलब इसी टाइम पे हमने छोड़ा है जस्ट इस बीट को। तो जस्ट छोड़ा जब होगा उस टाइम पे कितना एक्सेलरेशन होगा ऑफ दिस बीड, ये बताना है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है g। तो g के टर्म्स में अल्फा बीटा ये जो भी चीज़ें गिवन है, इन्हीं के टर्म्स में ये आंसर बताना है। तो अब एक बार इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फिगर पे आ जाते हैं। लैंग्वेज हमें क्वेश्चन की समझ में आ चुकी है। ऐसे तरह के क्वेश्चन में जब कोई बॉडी किसी स्ट्रिंग वगैरह से या कई सारी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, या एक नहीं कई सारी बॉडी हो सकता है सिस्टम के अंदर में कई सारे मासेस हों और सब एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, या एक कंस्ट्रेंड सिस्टम होता है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन ऑलवेज क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इस केस में जैसे इंटरनल फोर्स वो क्या हो गई कि अगर मैं ये पुली B पुली C और ये पूरी स्ट्रिंग और बीड सब का एक सिस्टम मान के चलूँ, ठीक है, और मान लो ये वॉल को भी सिस्टम में ले लूँ, तो ये सब सिस्टम को मान के लेके चलूँगा, तो टेंशन की फोर्स जो भी इस बीड पे लग रही है दैट इज़ एन इंटरनल फोर्स, क्योंकि सिस्टम के दूसरे हिस्से वॉल पे पुली पे भी वो टेंशन की फोर्स लग रही होगी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो हमने पढ़ा है कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस इसमें हो गई बेसिकली तीन जगह से टेंशन लग रही है। ठीक है, एक तो अगर देखूं तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन होगी, ठीक है, यहाँ पे टेंशन है T टेंशन, इधर भी टेंशन है T टेंशन, और इधर भी टेंशन है T टेंशन। ये सारी इंटरनल फोर्स हो गई। बाकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg का, ये एक बीड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से सिस्टम के बाहर से लग रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तीनों T जो लग रहे हैं टेंशन्स के, इनका रिजल्टेंट जो होगा उसका वर्क डन ज़ीरो होगा। मतलब इन तीनों का मिला के वर्क डन ज़ीरो होने का मतलब इन तीनों का वर्क डन मिला के ज़ीरो होगा, या पावर भी बोल सकते हो ज़ीरो होगी। अच्छा, ये P पॉइंट इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो है ज़ीरो है, उसी मोमेंट पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर किसी पार्टिकल की स्पीड ज़ीरो है तो उसका एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग होगा, है ना। अब कोई भी पार्टिकल, जैसे इस चीज़ को रिवाइज भी करते चलते हैं, कोई पार्टिकल ऐसे कर्व पे जा रहा है, ठीक है, किसी भी कर्व पे जा रहा होगा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट से अगर मुझे यहाँ पे देखना है, तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, कर्व के टैंजेंट के अलॉन्ग में। इसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, वन इज़ टैंजेंशियल विच इज़ अलॉन्ग द टैंजेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल। और ये सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होती है, v² बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर v ही ज़ीरो हो गया तो सेंट्रीपिटल तो ज़ीरो हो गया ना, तो फिर तो एक ही एक्सेलरेशन बचा, टेंजेंशियल। और टेंजेंशियल किधर होगा, जिधर पार्टिकल उस मोमेंट पे चल रहा होगा, वेलोसिटी जिधर होगी, है ना, या जिधर की तरफ भी इसका मोशन होने वाला होगा। तो अब देखो कि अगर ये तीन टेंशन का मैं रिजल्टेंट निकाल दूं, तो टेंशन फोर्स का रिजल्टेंट लेट से इधर कुछ ऐसे डायरेक्शन में आ जाता है, T नेट ऐसे आ जाता है। तो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल ऑटोमेटिकली ऐसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगा, उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में हो जाएगी, और जिधर वेलोसिटी होगी, मतलब t इक्वल टू ज़ीरो पे वेलोसिटी तो ज़ीरो है, बट जिस तरफ भी उसकी टेंडेंसी टू मूव होगी उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। वेलोसिटी ज़ीरो है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, फिर से वही बात कि टेंशन का वर्क डन ज़ीरो होना चाहिए या पावर ज़ीरो होनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल शुरू में भी देखोगे तो टेंशन और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेट से dr हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर परपेंडिकुलर होते तो इनका वर्क डन क्या हो जाता है, ज़ीरो, और ज़ीरो होना ही चाहिए इसका।
तो ये वाली कंडीशन से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं इन तीनों टेंशन के जो भी रिजल्टेंट की वैल्यू होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं एक्सेलरेशन आएगा। तो एक बार फिर तीनों टेंशन्स के हम लोग कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाले डायरेक्शन को मान लो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है, और एक डायरेक्शन यहाँ पे मान लो चलो हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन है। ठीक है, एक्स एंड वाई हम अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं। लेफ्ट की डायरेक्शन में एक्स हो गया, ऊपर की डायरेक्शन में मान लो वाई हो गया। ठीक है, तो आप फोर्सेस, टेंशन के फोर्सेस बनाते चले जाओ। टेंशन का एक फोर्स जो लग रहा है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, एक स्ट्रिंग ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रहा है। दूसरा वाला ये वाला ए पी लाइन जो है, अगर यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन ऐसे बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, इफ दिस एंगल इज अल्फा, ये वाला एंगल भी इधर में, ये वाला एंगल भी अल्फा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेंशन फोर्स एक जो दूसरी लगेगी और एक ये वाली लाइन में बीपी लाइन में टेंशन फोर्स लग रहा होगा, तो उसको भी बना लेते हैं। ठीक है, तो एक इधर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, एक इधर की तरफ टेंशन टी लग रहा है। एक एंगल ये वाला अल्फा है और दूसरा एंगल ये वाला मान लो दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, अब इन तीनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा वो हमें मान लो निकालना है। ये हो गई वाई की डायरेक्शन, ये हो गई एक्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो अब मैं टेंशन के कंपोनेंट लिखना चालू करूंगा, तो टेंशन का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, तो जोड़ते चले जाओ। वाई डायरेक्शन में एक तो ये हो गया टी, है ना, टेंशन का वाई कंपोनेंट टी वाई विल बी इक्वल टू टी, इस वाले का हो गया, इस वाले का हो गया टी साइन बीटा, सो टी प्लस टी साइन बीटा, वन कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस साइन बीटा, साइन बीटा, और इस वाले का आ जाएगा टी साइन अल्फा, तो प्लस साइन अल्फा। ठीक है, और टेंशन का एक्स कंपोनेंट जो हो जाएगा टी एक्स, तो दैट इज इक्वल टू, पहले वाले का तो कुछ भी नहीं आएगा वो वाई डायरेक्शन में, दूसरे वाले का टी कॉस अल्फा और इस वाले का बीच वाले का टी कॉस बीटा, सो टी कॉमन ले ले तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट आ गया वो हमें पता लगने लग गया कि यहाँ पे किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होने वाला है। ये हो गई वाई एक्सिस और इधर लेफ्ट की तरफ हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, तो टेंशन का वाई डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट आया टी वाई विच इज इक्वल टू वन प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, तो इधर की तरफ अब आ जाते हैं हम लोग, ये हो गया टी वाई और एक इधर की तरफ हो गया एक्स डायरेक्शन में टी एक्स। इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से देख लो, इनका रिजल्टेंट ये होगा, इसको बोल सकते हैं टी नेट, और ये जो टी नेट है वाई डायरेक्शन के साथ लेट से थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा कैन बी रिटन एज हाइट विच इज टी एक्स बाई बेस विच इज टी वाई, सो tan ऑफ थीटा इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई विच इज, यहाँ से देखो तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बाय वन प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हो गई tan थीटा की वैल्यू। अब देखो इसी का फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बनाते हैं, बीड का फ्री बॉडी डायग्राम। ये तीन टेंशन अलग अलग की जगह हम डायरेक्टली एक ही टेंशन लिख सकते हैं, टी नेट, है ना, तो उसको देखो टी नेट एक एफ बी डी अगर हम लोग बना रहे हैं इसका, ये हो गई मान लो बीड, इस बीड के ऊपर एक फोर्स लग रही है वर्टिकल की डायरेक्शंस के साथ थीटा एंगल पे, जो रिजल्टेंट टेंशन का है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा पे, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा पे इधर की तरफ टी नेट लग रहा है। ठीक है, और एम जी एक लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर की तरफ लग रहा है एम जी फोर्स। टेंशन वाली डायरेक्शन की लाइन को अगर आगे बढ़ा दें तो ये एंगल भी होगा थीटा। एम जी के अगर मैं दो कंपोनेंट कर लूँ, एक तो टेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा हो जाता है और इधर की तरफ हो जाता है एम जी साइन थीटा। अब ये चीज़ करने के बाद मुझे एम जी हटा देना चाहिए, या तो कंपोनेंट लिखें या तो टोटल लिखें। ठीक है, तो कंपोनेंट के टर्म में इस तरह से कर लिया।
अब एक चीज़ मैंने आपको और बताया कि टेंशन का चूंकि वर्क डन ज़ीरो होने वाला है, इसलिए टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मोशन होगा। और जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन जिस भी डायरेक्शन में मोशन होने वाला है उसी डायरेक्शन में होने वाला था। तो नेट एक्सेलरेशन आई कैन से कि नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो कुछ mg साइन थीटा वाली डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में ए नेट हम लोग मान सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन होगा। और इस वाले डायरेक्शन में जो नेट टेंशन का फोर्स होगा वो mg cos थीटा को जस्ट बैलेंस कर रहा होगा। अगर नहीं करता तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता, जो कि हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन अब वेलोसिटी या जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता था। तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन जो है इसमें इक्विलिब्रियम है। और इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा, तो नेट फोर्स mg साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, ऐसे लिख सकते हैं ना। नेट फोर्स F नेट इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है, विच इज mg साइन थीटा इक्वल टू बेसिकली ma नेट, और यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया इस बीड p का g साइन थीटा के बराबर, g साइन थीटा। और थीटा क्या है, यहाँ से लिख सकते हो tan इनवर्स दिस मच, है ना। तो आंसर को तो यहीं पे थीटा के टर्म में अगर लिखना है तो लंबा हो जाएगा, ऐसे ही लिख लेते हैं, थीटा के टर्म में लिख लेते हैं, और थीटा की वैल्यू यहाँ से ये जगह से उठा के रख सकते हो। सो दिस इज आवर आंसर। अब इस मेथड से हो गया, इसके अलावा दूसरे मेथड से भी आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। चाहो तो कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन लिख के कर लो कि इस बीड पी का एक्सेलरेशन ऐसे x डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट मान लो ax, y डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट मान लो ay, और फिर उनका ये तीनों स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, ठीक है, कंपोनेंट उठा के लिखो, और तीनों स्ट्रिंग के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के जो भी वैल्यू आ रही होगी उन सब का सम मिला के क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। फिर से वही कंडीशन है, फ़ायदा हमें इस बात का मिल रहा है कि वेलोसिटी ज़ीरो है। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का वाला पार्ट लग जाता है, जिसमें हम लोग वेलोसिटी को जिसमें हम हमेशा लगा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर जैसे यूनिट टाइम में ये वाली स्ट्रिंग में जितना लेंथ में कमी आई, दूसरे वाले में जितना लेंथ में कमी आई, तीसरे वाले में जितना लेंथ में कमी आई, इन तीनों की लेंथ में मिला के जो कमी आई है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि लेंथ की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है। तो वो काम एक्सेलरेशन में तभी कर सकते हैं यूज़ हम लोग जब वेलोसिटी ज़ीरो हो, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या बन रहा हो, ज़ीरो। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ रहा है उस डायरेक्शन में पार्टिकल एक्चुअली मूव कर रहा होगा, है ना। सर्कुलर मोशन से आप याद करो कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता रहता है, क्या वो सेंटर की तरफ थोड़ा भी उसकी डिस्टेंस में कमी आती है, नहीं, लेकिन उसका उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कंटिन्यूस बना रहता है। तो लेकिन अगर यही v ज़ीरो हो जाता तब काम सही था, वेलोसिटी ज़ीरो, तो यहाँ पे वो काम लग जाएगा। तो आप चाहोगे तो दूसरे मेथड से भी इसको करना कि एक्सेलरेशन ax ay मानो और उसका तीनों स्ट्रिंग की डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखते जाओ और उनको ऐड करके ज़ीरो करो। फिर से वहाँ पे जो एक पार्ट आएगा आपको ax और ay की जो रेशियो आएंगे उससे आप खुद ही कंफर्म कर सकते हो कि देखो ये tan थीटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस वाली डायरेक्शन में होगा, वो अपने आप ही उस रिजल्ट से आ जाएगा। तो आप चाहे जैसे करो इस क्वेश्चन को, ये मुझे सही तरीका लगा एक।